इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले आपको दे दें। अब से थोड़ी देर के बाद बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू होने वाली है। आज की बैठक में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात और गोवा पर चर्चा होगी, क्योंकि इन राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस मीटिंग में शामिल हैं। माना जा रहा है कि इस मीटिंग के बाद लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इस लिस्ट में 100 से ज्यादा उम्मीदवारों के नाम हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, इनके अलावा कई और हाई प्रोफाइल सीटों के उम्मीदवारों का नाम इस पहली लिस्ट में ही साफ हो जाएगा। इसके अलावा इस सूची में उन सीटों के नाम होंगे जहां भारतीय जनता पार्टी 2019 में चुनाव हार गई थी। थोड़ी देर में यह केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू होने जा रही है। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय के अंदर बड़ी अहम बैठक होगी ये, और भाई बीजेपी की पहली लिस्ट इसकी बैठक के बाद फाइनल हो सकती है और जारी की जा सकती है। उत्तर भारत के तमाम राज्यों में जहां बीजेपी की सरकार है, वहां के मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद हैं इस बैठक के अंदर, और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी इसके अंदर मौजूद हैं, उप मुख्यमंत्री। और इन बड़े स्टेट्स में कितने सीटों पर बीजेपी लड़ेगी, कहां सहयोगियों को सीटें दी जाएंगी, इन सब पर भी चर्चाएं फिलहाल चल रही हैं। आप देख रहे हैं तमाम नेताओं को वहां पर पहुंचते हुए। लोकसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है भाजपा, अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। 100 से ज्यादा कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान हो सकता है। सीएम योगी आदित्यनाथ भी इसके लिए पहुंचे हैं, इस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक में शामिल होने के लिए। यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, गुजरात, गोवा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन तमाम राज्यों पर चर्चा होनी है आज, और जल्द ये लिस्ट आज बाहर आ जाएगी। तो बड़ी बैठक है दिल्ली में, बीजेपी मुख्यालय के अंदर यह बैठक चल रही है, शुरू होने जा रही है। देखिए यूपी के दोनों डिप्टी सीएम पहुंचे हुए हैं इस वक्त। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी टॉप टीम आज लोकसभा उम्मीदवारों के नाम तय करेगी। एक ऐसी लिस्ट सामने आने वाली है जिसका इंतजार देश के बड़े बड़े नेता, पावरफुल मंत्री और हर राज्य के मुख्यमंत्री कर रहे हैं। बीजेपी के नेता जानना चाहते हैं कि इस लिस्ट में उनका नाम होगा या नहीं। मुख्यमंत्री जानना चाहते हैं जिनकी सिफारिश उन्होंने की है उसका नाम आएगा या कट जाएगा। मोदी के विरोधी जानना चाहते हैं कि इस बार प्रधानमंत्री कैसा एक्सपेरिमेंट करेंगे ताकि वो अपनी रणनीति उस हिसाब से बना सकें। चुनाव से पहले टिकट बंटवारा सबसे बड़ा होता है। पब्लिक और नेता दोनों ही जबरदस्त सस्पेंस में रहते हैं। मोदी की पार्टी आखिर तक सरप्राइज देने में माहिर है, और इस बार लिस्ट कैसे बनाई गई है, किसके नाम हटाए गए हैं लिस्ट से, कौन से नए नाम जोड़े गए हैं, लिस्ट बनाते वक्त किन किन बातों का ख्याल रखा गया है, और सबसे जरूरी बात, नरेंद्र मोदी इस बार किस पैरामीटर का ध्यान रखकर 2024 की ये लिस्ट तैयार कर रहे हैं। सारी एक्सक्लूसिव जानकारी हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर की इस खास रिपोर्ट में है। मोदी की पार्टी लिस्ट कैसे बनाती है, मोदी की नई लिस्ट में इस बार कितने ट्विस्ट आने वाले हैं, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आपको इन सवालों के जवाब देते हैं। नरेंद्र मोदी का कैंडिडेट तय करने का फॉर्मूला क्या है? मोदी बीजेपी के लिए जीतने वाले कैंडिडेट कहां से खोज कर लाते हैं? मोदी और मोदी के विरोधियों के चुनावी उम्मीदवार तय करने में फर्क क्या है? बीजेपी के कैंडिडेट तय करने का कोई पैटर्न है, या मोदी के पास कोई सीक्रेट फॉर्मूला है? बीजेपी लोकसभा के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी करने वाली है। कहा जा रहा है कि बहुत से सांसदों के टिकट कटेंगे, बहुत से सरप्राइजेस होंगे, चौंकाने वाले नाम होंगे। लेकिन बीजेपी अपने कैंडिडेट तय कैसे करती है? आखिर नरेंद्र मोदी को जीतने वाले उम्मीदवार मिल कहां से जाते हैं? पिछली 2 बार से तो हम यही देख रहे हैं कि जिस पर भी मोदी हाथ रख देते हैं वो जीत जाता है। यह समझने के लिए आपको सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कैंडिडेट का सिलेक्शन प्रोसेस समझना होगा। अभी तक देश की चुनावी राजनीति में कैंडिडेट सिलेक्शन के कुछ सेट पैटर्न थे, जैसे किसके पक्ष में कितनी लॉबिंग है और किसका राजनीति में गॉडफादर है। लेकिन मोदी ने बीजेपी में चुनाव लड़ने की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी बना दी है। बीजेपी के टिकट फाइनल करने में 3 प्रक्रियाएं अपनाई गई हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। यानी 3 अलग अलग स्तर पर चर्चा हुई और उसके बाद टिकट फाइनल किया गया। सबसे पहले इसे ही समझिए। सबसे पहली प्रक्रिया तो यह थी कि पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी भी सीट से दावा पेश कर सकता है। दूसरी प्रक्रिया थी प्रोफेशनल सर्वे की, जिसे पूरी तरह से थर्ड पार्टी से करवाकर उसे गोपनीय रखा गया। और तीसरा आधार एक सामान्य प्रक्रिया थी, यानी प्रदेश संगठन ने अपने यहां की सीटों से नाम तय करके दिल्ली भेजे और उसके बाद एक फाइनल रिपोर्ट तैयार की गई। अब यह देखने में बहुत ही साधारण सी प्रक्रिया लग रही होगी, लेकिन ऐसा है नहीं।
बीजेपी बड़े गर्व से अपनी पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी की बात करती है और ये बात लोकसभा उम्मीदवारों के चुनने की प्रक्रिया में भी साबित हुआ है। पूरे देश में लोकसभा की 543 सीटें हैं, 12 लाख बूथ हैं। मोदी का कैंडिडेट सिलेक्शन एक एक बूथ से होकर निकलता है। देश में 97 करोड़ वोटर हैं, जिनके नाम जब वोटर लिस्ट में छपते हैं तो हर पन्ने पर 30 नाम होते हैं। मोदी की पार्टी में इन 30 नामों को देखने वाले को पन्ना प्रमुख कहते हैं। पन्ना प्रमुख के ऊपर बूथ प्रमुख होता है, फिर ब्लॉक प्रमुख होता है, इसके बाद जिलाध्यक्ष, फिर प्रदेश अध्यक्ष और फिर दिल्ली का हाईकमान। इन सब का जिक्र इसलिए किया क्योंकि बीजेपी ने अपने हर कार्यकर्ता को चुनाव लड़ने का ऑप्शन दिया था। सबसे पहले तो पार्टी में सभी विभागों के हेड को कहा गया कि जो लोग चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं उनकी डिटेल्स तैयार की जाएं और साथ ही उनके पक्ष विपक्ष की बातों को भी देखा जाए। यह भी भरोसा दिया गया कि किसी भी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हो तो बेहिचक अपना दावा पेश करें। मोदी ने हर एक सीट पर संगठन से जुड़े सभी व्यक्तियों के अलग अलग विकल्प पर विस्तार से बात की। अगर उस सीट पर पार्टी का मौजूदा सांसद है तो उनके बारे में भी राय मांगी गई। सिटिंग एमपी के अलावा दूसरा ऑप्शन भी पूछा गया और उसके पीछे का तर्क और तथ्य भी। बीजेपी ने हर सीट पर अलग अलग प्रभारी नियुक्त किए। इन प्रभारियों ने अपने कार्यकर्ताओं से पूछताछ के आधार पर रिपोर्ट तैयार की। जो भी मौजूदा सांसद हो उसके बारे में अगर किसी ने कुछ कहा है तो उसका नाम इस फाइनल रिपोर्ट में नहीं लिखा गया। पिछले चुनाव में बीजेपी ने 133 सीटें हारी थीं। बीजेपी के लिए हारी हुई सीटें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। बीजेपी इन हारी हुई सीटों पर ही सबसे ज्यादा जोर लगाती है। इसीलिए हारी सीटों पर एक एक ऑब्जर्वर तैनात किया गया। उनको संबंधित सीट से जुड़े संगठन के व्यक्तियों की सूची दी जाती थी। हर व्यक्ति से 1-to-1 मुलाकात करके राय ली गई और उसके बाद एक लिखित रिपोर्ट तैयार हुई, जिसके पक्ष में जितने लोगों ने कहा उस संख्या को रिपोर्ट में मेंशन किया गया। अगर किसी सीट पर 1 या 2 व्यक्तियों के नाम ही रिपोर्ट में आते थे तो फिर पड़ताल की जाती थी कि कहीं ओपिनियन मैनेज तो नहीं था। उस सीट के अलग अलग फील्ड के गैर राजनीतिक लोगों की राय भी ली गई और इसके आधार पर फाइनल रिपोर्ट तैयार की गई। इसके अलावा बीजेपी हर एक सीट पर प्रोफेशनल सर्वे भी कराती है। यह सर्वे कोई थर्ड एजेंसी करती है जिसका बीजेपी या बीजेपी के नेताओं से कोई लेना देना नहीं होता और फिर इस सर्वे के नतीजों के आधार पर अपनी रणनीति बनाती और बदलती है। इस सर्वे को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाता है। बीजेपी में प्रदेश संगठन भी नामों का पैनल तैयार करके दिल्ली में पार्टी हाईकमान को भेजता है। संबंधित प्रदेश के कोर ग्रुप के साथ जेपी नड्डा, अमित शाह और बीएल संतोष बैठे। इस मीटिंग में सारे समीकरण, गठबंधन, विपक्ष की रणनीति जैसे मुद्दे देखे गए और उसके बाद उम्मीदवारों की एक लिस्ट बनाई गई। तो कुल मिलाकर अलग अलग रिपोर्ट, सर्वे और सामान्य प्रक्रिया के आधार पर एक फाइनल रिपोर्ट तैयार हुई और उसके बाद बीजेपी की चुनाव समिति बैठी और उसने इन नामों पर चर्चा की और एक फाइनल लिस्ट तैयार की। लेकिन यहां भी पीएम किसी भी सीट पर चौंका सकते हैं क्योंकि उनका अपना अनुभव और फीडबैक का सिस्टम अलग है। अगर प्रधानमंत्री को किसी सीट पर कोई और फीडबैक मिलता है तो वो उस कैंडिडेट का नाम काट भी सकते हैं, क्योंकि मोदी ने नमो ऐप पर अपना अलग ही सर्वे शुरू कर दिया था। मोदी ने दिसंबर के महीने से देश की हर लोकसभा सीट का सर्वे शुरू कर दिया था। 543 सीटों के लिए लोगों से अपने अपने इलाके के प्रमुख नामों को भेजने को कहा था। यानी सीट सिलेक्शन से करीब 80 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपना अलग होमवर्क चल रहा था। मोदी पूरे होमवर्क के साथ आते हैं। उनका कैंडिडेट का सिलेक्शन प्रोसेस बहुत पारदर्शी है, जबकि विपक्ष का कैंडिडेट को सेलेक्ट करने का तरीका क्या है, अब यह भी समझ लीजिए। इसके बाद आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा कि मोदी का तरीका इतना अलग क्यों है और इससे उन्हें फायदा क्यों मिलता है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, बीएसपी, पूरा का पूरा विपक्ष एक ही फॉर्मूले से कैंडिडेट तय करता है। इन पार्टियों में सबसे ऊपर आलाकमान होता है, जैसे कांग्रेस में सोनिया राहुल, सपा में अखिलेश यादव, आरजेडी में लालू तेजस्वी, बीएसपी में मायावती। सबसे पहले तो आलाकमान देखता है कि कौन सा कैंडिडेट है जो सीधे आलाकमान का नजदीकी है। किस कैंडिडेट के पास राजनीतिक गॉडफादर है, यानी राजनीतिक आका है, जिसने उस कैंडिडेट की सिफारिशी फाइल को आगे बढ़ाया है। यानी वो किसी सांसद, मंत्री या पुराने नेता का बेटा हो सकता है। फिर देखा जाता है कि किस कैंडिडेट के पास धनबल है, क्योंकि चुनाव लड़ने में पैसे खर्च होते हैं। फिर जातीय समीकरण भी देखे जाते हैं, यानी अगर यादव बहुल सीट है तो यादव होना चाहिए, मुस्लिम वोट ज्यादा हैं तो मुसलमान होना पहला क्राइटेरिया है। तो मोटा मोटा यही क्राइटेरिया देखकर विपक्ष का कैंडिडेट फाइनल होता है और फिर उसका नाम
अंतिम पायदान पर बैठे हुए कार्यकर्ता को फॉरवर्ड कर दिया जाता है। कई बार तो सीधे पैराशूट ड्रॉपिंग भी होती है, यानी नीचे बैठे कार्यकर्ता को तो पता ही नहीं होता कि यह कैंडिडेट है कौन। यानी कैंडिडेट ऊपर से तय होता है और फिर नीचे बताया जाता है। मोदी और मोदी के सबसे बड़े विरोधी के बीच का फर्क देखना हो तो यह तस्वीर देखिए। नरेंद्र मोदी और उनकी टीम जब दिल्ली में लोकसभा के टिकट फाइनल कर रही थी तो कांग्रेस हिमाचल प्रदेश का झगड़ा सुलझा रही थी। यही है दोनों पार्टियों के काम करने का तरीका। बीजेपी में सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता की भी पूछ होती है और कांग्रेस में जब आलाकमान एक तरफा आदेश थोप देता है तो क्या हाल होता है, इसका हिमाचल से अच्छा दूसरा उदाहरण नहीं है। 3 दिनों तक कांग्रेस में बगावत के बाद आज दावा किया गया कि सब कुछ ठीक है। हिमाचल के मुख्यमंत्री के खिलाफ प्रतिभा सिंह खुलकर बोल रही थी। उनके बेटे ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि सब ठीक है, सुक्खू मुख्यमंत्री बने रहेंगे। लेकिन ऐसा कब तक होगा, यह खुद कांग्रेस को भी नहीं पता है। मैंने इनसे बात की है कि ये आप लोग बार बार प्रश्न पूछते हैं। हम चाहते हैं कि तालमेल बनाने की बात जो मैंने कही थी कि संगठन में और सरकार में एक तालमेल होना चाहिए, जिसके लिए अभी आपको हुड्डा जी ने बताया कि हमने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। उसमें सीनियर लोग होंगे और जो भी हम आपस में तालमेल बनाने का प्रयास करेंगे ताकि हम उन इश्यूज को एड्रेस करें। मैम, इसके लिए आप सैटिस्फाई हो कमेटी एंड डू यू थिंक योर इश्यूज वुड बी एड्रेस्ड आफ्टर दिस? अभी तो वो कमेटी इन्होंने कहा ना कि हाई कमांड उसको अनाउंस करेगी। जब वो बन जाएगी कमेटी फिर देखा जाएगा। जो हमारे इश्यूज होंगे या कोई प्रॉब्लम्स होगी वो हम उनके सामने रेज करेंगे और उसको जल्दी सरकार ने सॉर्ट आउट करनी तो सरकार सॉर्ट आउट करेगी, और अगर पार्टी ने उसमें फैसला लेना है तो पार्टी उसको। पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, और जो कुछ छोटी मोटी बातें थी वो हमने बैठ के सॉर्ट आउट कर ली। लोकसभा के चुनाव है, उसमें हमें सब एकजुट होकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को उनका मनोबल बढ़ाकर हमने इन सीटों को जीतना है। उसमें हमने आज से ही वर्किंग शुरू कर देनी है। वैसे तो हम कर ही रहे हैं और अंततः इन 4 सीटों में विजय हासिल कर। मैं एक बात सर, 6 विधायक हमारे गलती की है, भाई है हरियाणा में बैठे हैं, जो अगर गलती की है हमारे छोटे भाई है। कुछ बड़ा भी होगा कोई, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि गलती भी माफ की जा सकती है। आप अगर आना चाहते हैं कांग्रेस की विचारधारा से, आपका हमेशा स्वागत है। मैंने इस बारे में मैं तो चाहूंगा, पर उनकी तो टेलीफोन भी नहीं लिए जा रहे, पता ही नहीं लग रहा कि कहाँ है। उनके टेलीफोन नहीं लिए गए, उनकी पत्नियां देखिए, उसमें से 2 विधायक की वाइफ्स मेरे घर में आए, मुझसे मिले। जो 9 विधायक थे, जिसमें 6 कांग्रेस के बागी विधायक थे और 3 थे, उनको तो किसी ने निष्कासित नहीं किया गया। उनको तो अंदर बैठ के विरोध करना चाहिए था, और उन 6 विधायक तो अभी उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन भी नहीं हुई थी। वो अंदर आ जाते तो डिस्क्वालिफिकेशन से भी बच जाते। हिमाचल की जनता को ये विधायक नहीं फेस कर पाएंगे, ये मैं आज आपको कहना चाहता हूँ। विधायक तो चले गए, जनता के वोट से जो विधायक चुनकर आता है और उसके बाद बिक जाता है, तो जनता के उस क्षेत्र की जनता उनका फैसला आने वाले समय में जरूर करेगी। कांग्रेस खुद यह दावा नहीं कर सकती कि हिमाचल प्रदेश में अब सब कुछ ठीक हो गया है, क्योंकि कांग्रेस के आलाकमान ने जहां जहां मुख्यमंत्री चुने वहां यही समस्या रही, जिसकी वजह से कांग्रेस को बहुत सा राजनीतिक नुकसान भी उठाना पड़ा। जैसे राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत सरकार के पूरे 5 साल के कार्यकाल में झगड़ते ही रहे। नतीजा यह हुआ कि पिछले साल विधानसभा का चुनाव हुआ तो कांग्रेस हार गई। इसी तरह से मध्य प्रदेश में 2018 में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में ऐसा झगड़ा हुआ कि पार्टी टूट गई, सरकार भी गंवानी पड़ी और सिंधिया कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में भी आ गए। यही हाल छत्तीसगढ़ में भी रहा, जहां टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल में से आलाकमान ने बघेल को सीएम चुना। पूरे 5 साल झगड़ा होता रहा। अंत में इन फाइटिंग की वजह से बघेल चुनाव हार गए। अब यही कहानी हिमाचल में भी रिपीट हो रही है। सुक्खू और पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह में कांग्रेस ने सुक्खू को चुना तो अब प्रतिभा सिंह ने बगावत कर दी। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस के कैंडिडेट तो हार ही गए, लेकिन यह अंदरूनी झगड़ा तो अभी और भी भारी पड़ेगा। जबकि बीजेपी के काम करने का पैटर्न ही अलग है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी में आपसी मतभेद नहीं होते, लेकिन बीजेपी में जो पार्टी हाईकमान कह देता है वही पत्थर की लकीर होता है।
इसीलिए तो पिछले साल जब पार्टी ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में चुनाव जीता तो सारे पुराने नेताओं को किनारे कर दिया। छत्तीसगढ़ में रमन सिंह की जगह विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री बना दिया, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह को हटाकर मोहन यादव को सीएम बनाया और राजस्थान में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की जगह भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बना दिया। बीजेपी के अंदर बगावत का कोई सुर नहीं उठा। जो फैसला दिल्ली ने ले लिया वो सबने माना। यही फर्क है कांग्रेस और बीजेपी का। इन तीनों ही नेताओं को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने यह भी संदेश दिया कि उनकी पार्टी में कोई भी सामान्य कार्यकर्ता सबसे ऊंची पोस्ट तक पहुंच सकता है। बीजेपी का संदेश सीधा होता है, सिर्फ मंत्री, सांसद और विधायकों के बच्चों के लिए ही राजनीति के दरवाजे नहीं खुले हैं, बल्कि एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी सांसद और विधानसभा में पहुंचने का उतना ही अधिकार रखता है। और कहा जा रहा है कि बीजेपी की लोकसभा चुनावों की लिस्ट में भी यही पैटर्न रहेगा, यानी सामान्य से सामान्य कार्यकर्ता को भी टिकट मिल सकता है। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि इस बार महिला प्रत्याशियों की संख्या को बढ़ाया जाए। प्रधानमंत्री ने महिला आरक्षण विधेयक पास करवाकर पहले ही देश की महिलाओं को संदेश दिया है और अगर बीजेपी अपनी लिस्ट में ज्यादा महिलाओं को जगह देती है तो यह संदेश और ज्यादा पुख्ता हो जाएगा। बताया जा रहा है कि इस बार 2019 की तुलना में 33% ज्यादा महिला प्रत्याशी होंगी। 2019 में 53 महिलाएं बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव में उतरी थीं। 33% ज्यादा के हिसाब से 70 महिलाओं को टिकट मिल सकता है। बीते 10 वर्ष में हमारी नारी शक्ति के उत्थान के रहे हैं। मोदी की गारंटी थी कि माताओं बहनों के जीवन से हर असुविधा, हर कष्ट को दूर करने का ईमानदार प्रयास करूंगा। ये गारंटी मैंने पूरी ईमानदारी से पूरा करने का प्रयास किया है। लेकिन आने वाले 5 वर्ष हमारी बहनों बेटियों के अभूतपूर्व सशक्तिकरण के होंगे। आने वाले 5 वर्षों में हर गांव में अनेक लखपति दीदियां बनेगी। आने वाले 5 वर्षों में गांव की बहनें नमो ड्रोन दीदियां बनकर खेती में नई क्रांति का आधार बनेगी। आने वाले 5 वर्षों में बहनों की आर्थिक स्थिति में अभूतपूर्व सुधार आएगा। हाल में एक रिपोर्ट आई है, इसके मुताबिक बीते 10 वर्षों में गरीब कल्याण के लिए जो काम हुए हैं उससे गांव के गरीब परिवारों की आय तेजी से बढ़ रही है। रिपोर्ट के मुताबिक शहरों के मुकाबले गांव में आय ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। बीते 10 वर्षों में 25 करोड़ देशवासी गरीबी से बाहर आए हैं। यानी बीजेपी सरकार सही दिशा में काम कर रही है। इसके अलावा बीजेपी ने इस बार कुछ क्राइटेरिया भी तय किए हुए हैं और इससे इन क्राइटेरिया को देखकर फिर यह साबित हो रहा है कि मोदी के काम करने का तरीका अलग है। जैसे ऐसी खबर है कि जिन्हें पिछले चुनाव में बेहद कम अंतर से जीत मिली, जो लगातार 3 बार से चुनाव जीत चुके हैं और जिनकी उम्र 70 साल से ऊपर हो, उनके टिकट कटने तय हैं। इसके अलावा जो सीटें अति सुरक्षित मानी जाती हैं, उन पर भी अपवाद ही होगा कि बीजेपी वर्तमान सांसद को टिकट देगी। बीजेपी की ऐसी सीटों की संख्या 130 के करीब है। पिछले चुनाव में 27 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी को सिर्फ 1% के अंतर से जीत मिली थी। 48 सीटों पर 2% के अंतर से जीत हासिल हुई। इनमें से ज्यादातर सीटों पर पार्टी उम्मीदवार बदल सकती है। इसके अलावा बीजेपी के 61 सांसदों की उम्र 70 साल से अधिक है, जबकि लगातार 3 चुनाव जीतने वाले सांसदों की संख्या 20 है। बीते चुनाव में बीजेपी ने 224 सीटों पर 50% से ज्यादा वोट हासिल किया था। इनमें से 42 सीटें ऐसी थीं जहां बीजेपी ने अपने प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों को 35 से 52% वोट के बड़े अंतर से हराया था। बीजेपी इन सीटों की गिनती सुरक्षित सीटों में कर रही है। इस बार योजना है कि इनमें से ज्यादातर सीटों पर युवा चेहरों को जगह मिले। खासतौर पर टिकट बांटने के लिए पिछले 3 बार के चुनावों का विश्लेषण किया गया है। ऐसी 95 सीटें हैं जहां पार्टी लगातार 3 बार से जीतती आ रही है। 73 सीटों पर लगातार 2 बार और 76 सीटों पर महज 1 बार जीत हासिल की है। देश की 344 सीटें ऐसी हैं
जहां बीजेपी कभी न कभी चुनाव जीती है, जबकि 199 सीटें ऐसी हैं जहां पार्टी कभी नहीं जीती। आज चारों तरफ एक ही बात सुनाई देती है, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। पहली बार ऐसा हुआ है जब जनता ने खुद अपनी प्रिय सरकार की वापसी के लिए ऐसा नारा बुलंद कर दिया है। ये नारा बीजेपी ने नहीं, बल्कि देश की जनता जनार्दन का दिया हुआ है। मोदी की गारंटी पर देश का इतना विश्वास भाव विभोर करने वाला है। लेकिन साथियों, हमारे लिए ये सिर्फ तीसरी बार सरकार बनाने का सिर्फ लक्ष्य है, ऐसा नहीं है। हम तीसरी बार में देश को तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनाने के लिए चुनाव में उतर रहे हैं। हमारे लिए सरकार बनाना अंतिम लक्ष्य नहीं है, हमारे लिए सरकार बनाना देश बनाने का माध्यम है।